सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग फॉर यू गाइस, क्लैपिंग फॉर यू। कैसे आप सभी लोग? तो आज आपको पता चल गया होगा कि आपने दे दिया होगा अकाउंट्स का एग्जाम, और ये वीडियो मैं आज ही डाल रही हूँ। तो भाई क्लास 12th का आज था अकाउंटेंसी का एग्जाम 24 फरवरी को। तो भाई बताना किस तरीके से एग्जाम गया आपका, किस तरीके से नंबर आने के चांसेस है, वो सब कुछ मेरे जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। बट अभी मैं बात करने वाली हूँ मैथ्स की। मैथ्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द क्लास 12th फॉर मी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ्स में मेरा थोड़ा था भाई, मेरा ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उस तरीके से लॉयल नहीं थी मैं मैथ्स के लिए जिस हिसाब से मैं अकाउंट्स में लॉयल थी। बट ये था कि अकाउंट्स तो मैं कंसिस्टेंटली करती रहती थी, बट मैथ्स जो था कभी कभार मैं छोड़ देती थी। मैंने तो पेपर से 1-2 महीने पहले ही मैथ्स ऐसे छोड़ रखी थी। मतलब वो नहीं था कि वो रिदम नहीं था कि हाँ अगर घर पे आओ, अगर ट्यूशन भी पढ़ रहे हो तो घर पे आओ तो तुम मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी नहीं करा मैंने। सो मेरा हो गया था लास्ट टाइम पे, मेरा पास होना भी मुश्किल हो गया था। मुझे लगा था कि मैं पास हो पाऊंगी भी नहीं हो पाऊंगी। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बहुत वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पास होना, ये वो करके। बट एट दी एंड हमको भी कुछ ऐसे ही दिन मिले थे। आई थिंक मेरा 8 तारीख को पेपर था शायद। 8 मार्च को था या फिर 9 मार्च, आई डोंट नो। ऐसे ही हमें भी कुछ दिन मिले हुए थे, जिस तरीके से तुमको मिल रखे, तुमको 15 दिन मिल रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें भी मिले हुए थे, ठीक है। तो उस दिनों में मैंने करी थी भाई बहुत मेहनत कर दी थी मैंने मैथ्स के उसमें। तो मैंने इतनी मेहनत करी थी जितना मैंने बल्कि किसी सब्जेक्ट में नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ऐसा था ना कि मैं सब भूल चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से करना है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चैप्टर नहीं किया था, मैंने इंटीग्रेशन किया था, मैंने डिफरेंशिएशन सब किया था, मैंने सब किया था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब चैप्टर किए थे। बट वही चीज़ है कि मैं भूल ही चुकी थी। 1-2 महीने पहले ही मैं सब कुछ करना छोड़ दिया था, ठीक है। और इतनी कोई मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। जैसे लोगों को तो एनसीईआरटी रटी होती है, बट मेरे एनसीईआरटी भी रटी नहीं थी। तो मैंने किस तरीके से अप्रोच रखी, मैंने किस तरीके से जो है स्मार्ट वर्क भी किया। देखो हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अब ये थोड़े तुम लास्ट टाइम पे हर एक क्वेश्चन कर रहे हो एनसीईआरटी का, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तुमको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आज तुमको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, हाउ यू कैन स्कोर 75+ आउट ऑफ 100 इन 15 डेज। 75+ भाई देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी अगर तुमको 90+ भी लेकर आने तो तुम ये स्ट्रैटेजी देख सकते हो। मैं जो है चैप्टर वाइज को मैं बांटूंगी किस तरीके से बांटना है, ये स्ट्रैटेजी तुम देख लेना। बाकी मैं तो बोलूँगी कि 100 का टारगेट करके जाओ, क्योंकि मैं तो 100 का ही टारगेट करके गई थी। मुझे 100 का टारगेट इसलिए करना था क्योंकि तभी मेरे नंबर इतने आए। मैं सही बताऊँ तो मैथ्स में ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे पास होना। मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था, तो इसलिए क्योंकि मेरी कोई जो थी मेरी अच्छी सी वो नहीं थी, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। आई एम सॉरी, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी मैथ्स के, तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था। बट ठीक है, मैं मुद्दे पे आती हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो चैप्टर जो हैं आपके लगभग 13 चैप्टर हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो इस तरीके से मैं बताऊँ तो डिफाइन कर रखा है। अलजेब्रा जो है 10 नंबर का आता है, वेक्टर एंड 3D जो है 14 नंबर का आता है, एंड कैलकुलस जो है तुम्हारा 35 नंबर का आता है, और LLP 5 नंबर का, प्रोबेबिलिटी 5 नंबर का, रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का, प्रोबेबिलिटी है जो आपका 8 नंबर का आता है, ठीक है। सो मैं बताऊंगी ईजी एंड मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स में से मतलब किस तरीके से करना है। भाई देखो 30+ तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, वो ईजी की कैटेगरी में आता है। तो अगर तुम्हें पास भी होना है ना, तो तुम तब भी ये वीडियो देख लो भाई। तो ये वीडियो मैं तो बहुत डाइवर्स तरीके से बना रही हूँ कि तुम हर एक चीज़ कर लो। मैंने किस तरीके से अप्रोच रखी थी मैं बताती हूँ। मेरे खुद 75+ थे अगर मैथ्स में नंबर, एंड मैं बताती हूँ किस तरीके से नंबर आए थे। क्योंकि मतलब इतना कोई वो करने की बात नहीं है। लोग तो खैर 90+ वाले पे वीडियो बनाते कि मेरे 90+ थे तब नंबर आए थे। बट मैं कह रही हूँ मेरे लिए, मेरे हिसाब से सही थे। मेरे हिसाब से मैंने जितनी 10-15 दिन में जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से मेरे 75+ बहुत सही थे। अब से मेरे सही नंबर थे, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हो। देखो 8 नंबर का चैप्टर आता है, बट ये मॉडरेट की कैटेगरी में। लेकिन अब मैं बात करती हूँ ईजी, मॉडरेट एंड टफ की कैटेगरी की बात करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो ईजी चैप्टर में से मैं बोलूँगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ईजी चैप्टर है। भाई मत सोचना कि ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो उस हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री जरूर करके जाना। 3 से 4 नंबर का इसमें आ जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वेटेज नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये एग्जैक्ट वेटेज नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। अब आता है मैट्रिक्स जो है एंड डिटर्मिनेंट जो है, ये मिला के तुम्हारा 10 से 12 नंबर का आता है। तो 10 नंबर तो तुम अप्रॉक्स मान लो इसमें, तो 10 नंबर ये हो गए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब आता है तुम्हारा ईजी में आता है तुम्हारा वेक्टर्स एंड 3D, ये तुम्हारा 14 नंबर का आता है। वेक्टर्स एंड 3D वन ऑफ द आसान चैप्टर है भाई, ये तो जरूर करके जाना तुम लोगों को, नहीं तो फिर तुम्हारे लाले पड़ने वाले पास होने के भी। तो 3D एंड वेक्टर चैप्टर आपको करके जाना है। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग जो है 5 नंबर की। अगर इस तरीके से करके देखो तो इसके मतलब आपको लगभग जो है 30 से ऊपर बन रहे हैं, मतलब 33 बन रहे हैं ईजी के कैटेगरी में। तो मतलब पास तो होना तुम्हारा आसान है कि हाँ ठीक है तुम इससे पास हो जाओगे। पर ये नहीं है कि तुम्हें पास होने के लिए सिर्फ यही करके जाना, नहीं। अभी तुम्हें कुछ मॉडरेट चैप्टर भी करना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जितना तुमने किया है उतना सही होगा। नहीं भाई, नंबर भी तो कटेंगे। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा सब कुछ सॉल्व हो जाता है। भाई मैं तो स्टेप मार्किंग की वजह से गई थी, तुम्हें पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे कोई आंसर भी नहीं निकला है सही से। मेरा बस वो होता था कि स्टेप मार्किंग वगैरह चीज़ें करते करते इसलिए मेरा जो है नंबर बने, नहीं तो मेरे नंबर भी नहीं बनते। तो तुम्हारा करेक्ट हो वो तो भाई नहीं पता, बट हाँ स्टेप मार्किंग की चीज़ें होती हैं। अब आता तुम्हारा मॉडरेट के ऊपर बात करते हैं। फिर आता तुम्हारा मॉडरेट
टू हार्ड मैं बोलूँगी प्रोबेबिलिटी। आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को प्रोबेबिलिटी पर्सनली थोड़ी सी हार्ड लगती थी, बट लोगों को मॉडरेट लगती है। क्योंकि मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसे था ना कि कुछ पोर्शन जो है प्रोबेबिलिटी का मॉडरेट है, कुछ पोर्शन जो तुमको हार्ड लगेगा। मतलब थोड़ा सा सिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सीखता है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के अगर तुमको समझना है ना, तो मैं आपको एक ये वाली वीडियो रिकमेंड कर रही हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इन्होंने, मैंने इनसे ही पढ़ा था, मैंने इनसे ऑफलाइन कोचिंग ली थी। उज्जवल सर नाम है इनका, एंड ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। जाओ इनके जो है वीडियो देखो, एंड इन्होंने प्रोबेबिलिटी समझा रखी ईजी तरीके से, वो समझा देंगे, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा हुआ था तो मुझे पता है कि वो ये सही पढ़ाते हैं। अभी इनकी और वीडियोस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, और बल्कि प्रोबेबिलिटी समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा। तो ये वीडियो में आप जाके देख लेना, तो ये इजी हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शंस। ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्टी की कैटेगरी में मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इसकी मॉडरेट है और कुछ चीज़ें जो है थोड़ी डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ जाती है। तो मतलब वही वाली बात है, बट इसको मैं ओवरऑल मॉडरेट बोल रही हूँ। तो ये वाला चैप्टर हो गया। तो यहाँ पे 8 नंबर का ये है एंड 8 नंबर का ये है। प्रोबेबिलिटी 8 नंबर के, रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर के। तो मतलब 16 नंबर अप्रॉक्स जो है तुम्हारे इसमें से आ गया। अब तुम मतलब गिन के चुन के, अगर तुम मान लो इसमें से तुम 16 नंबर है ना, अगर तुम इसमें 10 नंबर भी ले आओगे तो बहुत है मेरे हिसाब से। 10 नंबर भी इसमें आ गए ना तब भी बहुत है। तो 16 तो तुमको अप्रोच ये रखनी है। फिर रिलेशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी की, ये तुम्हारा मॉडरेट हो गया। एंड मॉडरेट में क्या आ जाता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये होता है ना, उसमें ना कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उसमें वे होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, उसमें सर्कल का क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो है, मैं तो थोड़ी चीज़ें भूल रही हूँ, लेकिन हाँ उस तरीके से आता है। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। एक ही किस्म के क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है तुम्हारे लिए, तो टेंशन मत लेना, वो चीज़ तुमको आ जाएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं मॉडरेट बोलूँगी, ठीक है। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं मॉडरेट बोलूँगी, ये भी ईजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता। तो ये भी मैं मॉडरेट की कैटेगरी में बोलूँगी। तो तुम्हारे कितने मॉडरेट की कैटेगरी में हो गए? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड क्या कहते हैं तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन जो है तुम्हारा मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। इससे भी जो है तुम अप्रॉक्स जो है तुम्हारा 29 या 30 नंबर का बन रहा है। तो इस हिसाब से जो है तुम देख लेना किस तरीके से तुम नंबर ला सकते हो। अब आता है तुम्हारा हार्ड की कैटेगरी में इंटीग्रल्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। तो ये मैं बोलूँगी हार्ड के कैटेगरी में, ठीक है। हार्ड के कैटेगरी में क्या बोलूँगी, देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऐसा होता है ना, अगर तुम्हें ये दोनों आता है, देखो कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन ईजी आता है। अगर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ना, तो वो भी एक डिफाइन क्वेश्चन आता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो भी इतना वो हार्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं उसको हार्ड की कैटेगरी में बोल सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा हार्ड तरीके से बना ले। तो मेरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की इतनी मतलब प्रैक्टिस नहीं थी, बट स्टिल मैंने किया था, फिर भी मैंने किया था। तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है आपको करके जानी है, ये भी करके जाना है। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी ईजी होता है, तो तुम कर लोगे। ईजी तो नहीं होता, मतलब इसको मैंने हार्ड की कैटेगरी में दे रखा है। तो ये थोड़ा कैटेगरी बस मैंने बांट रखी है, बाकी तुम्हारे दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर वो होता है कि तुमको किस तरीके से कोई चैप्टर लग रहा है, ठीक है। कभी कभार तो मुझे मैट्रिक्स हार्ड लगती थी, सही बताऊँ तो ये चीज़ हार्ड लगती है। तो वाली बात है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भाई करके जाना, ठीक है। थोड़ा ढंग के क्वेश्चन आते हैं और इसका थोड़ा सा आउट ऑफ बुक्स भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कर लेना। अब इंटीग्रेशन में भी मैं ये भी बोलूँगी, इंटीग्रेशन तुम करके जाना। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या कैलकुलस छोड़ के जाऊँगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कैलकुलस एक टाइम पे ईजी आ जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलस जो होता है कभी कभार जो होता है, चलो मान लो डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये थोड़ा सा हार्ड भी आ जाए, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, मतलब कि आउट ऑफ द, मतलब जो तुम्हारे बुक्स में ना लिखा हो, एनसीईआरटी से लगा जाए। पर मैं बोलूँ तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो होता है वो तब भी ईजी होता है। तो ये 10 नंबर का था, तब तो यही आता है। तो इसलिए तुमको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारा चीज़ करके जाना। तो भाई मैंने आपको बता दिया, ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड की कैटेगरी बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो भाई मैं बोलूँगी, अब आता है तुमको किस तरीके से अप्रोच रखें। देखो भाई 15 दिन में जो है तुम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से जो है आपको एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क के साथ साथ ऑफकोर्स हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता, बट स्मार्ट वर्क भी बहुत नीड होती है इन सब चीज़ों की। देखो अब जो है तुमने जितना भी हिसाब से पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। देखो मैं फॉलो करती थी AS4 को, AS4 चैनल है एंड साइंस एंड फन चैनल है, उन दोनों सर से मैंने पढ़ा था, ठीक है। नोट गोना लाई, मैंने पहले जो है थोड़ी सी रिवीजन की थी, वो करी थी मैंने साइंस एंड फन सर से करी थी। एंड तुम अभी भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो तुम साइंस एंड फन से जो तुम क्या कहते हैं वो देख लेना, क्या कहते हैं, एक उनका जैसे एक उनसे सब्जेक्ट पढ़ लेना, जैसे उनसे उनकी एक वीडियो देख ली, ठीक है। फिर तुम AS4 पे जाना, उन्होंने उनकी एक सीरीज़ है 2025 में निकाली थी हमारे टाइम पे कि यही आएगा करके, इस तरीके से थी। तो तुम ये वाली सीरीज़ जो है तुम देख सकते हो, ये वाली से पढ़ना। तो मैं बोलूँगी इन दोनों को देख लेना। इनकी जो है
AS4 में इन्होंने NCERT भी करवा रखी है, NCERT के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो तुम मतलब NCERT के क्वेश्चंस भी यहाँ से कर सकते हो। अब मैं बोलती हूँ कि पेपर NCERT क्वेश्चन कर सकते हो, तो भाई बता दिया मैंने, चैनल रिकमेंड कर लिया। अब जो सर ये लोग सर जो करवाएंगे वो करना, मैं बोलूँगी AS4 को तुम ज़्यादा फॉलो कर सकते हो, AS4 सर को, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा फॉलो किया था। एंड सो जितना भी था मैंने उनसे उनके भी देन थी, और जो सर ने मेरे को पढ़ाया था ऑफलाइन उनकी भी देन थी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर जो मैंने था कि मैं सिर्फ सर से मैं फिर ऑनलाइन ही पढ़ रही थी, मैं जा नहीं रही थी ट्यूशन, ठीक है। सो इस तरीके से अब बात आती है तुम्हारी कि क्या क्या आएगा और क्या कहाँ से आता है, मैं बताती हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको कल बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल तक उसकी वीडियो आ जाएगी, मैं आज बना दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको जो है एक PDF देने वाली हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे PDF जो है कभी भी आ सकती है, तो तुम चले जाना वहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी भाई वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने उसी बुक से क्वेश्चन किए थे और वही जो है उसी हिसाब से मेरे नंबर आए, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या चीज़ आपको करनी है। NCERT मस्ट है, NCERT से ही क्वेश्चन आता है, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे NCERT पहले अप्रोच करनी चाहिए थी, बट ये था कि मैंने एक बार करके छोड़ दी थी NCERT, तो फिर वो था ना कि तुमको एक बार में कितना ही याद रहता है। तो NCERT आपको मस्ट है भाई, NCERT जरूर करना। एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम्पल जो एक रेड अलर्ट पे आ जाता है, एंड एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और NCERT में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं NCERT में, सिर्फ वही करना है आपको, ये नहीं कि पूरी NCERT आप करके बैठ रखे हो, आपको NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको जो है कुछ सर बता देंगे, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो बता देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। अभी मेरे पास, आई एम सॉरी फॉर दिस, मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देती कौन कौन सा आएगा, ठीक है। और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ वही NCERT के भी क्वेश्चन है, तो वो जो है आपको मिल जाएगा, वो तो मैं आपको दे दूँगी कल तक। लेकिन जो है NCERT जरूर फॉलो करना, NCERT फॉलो करना, और प्रीवियस पास्ट ईयर 5 ईयर्स पेपर जो है आपको फॉलो करने हैं, एंड सैम्पल पेपर आप लगा के जाना, क्योंकि इसी में से जो है पेपर बनता है मैथ्स का, ठीक है। और मैथ्स का वही है कि वो मॉडरेटली टू हार्ड पेपर बनाते हैं, ठीक है। ईजी तो मतलब नॉर्मली बताइए, मैथ्स का लोगों को वैसे भी मॉडरेट टू हार्ड लगता है, ईजी तो क्या ही लगता है, वो वाली बात है। बट हाँ, तुम अपना उसको फॉलो करना। सेट भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो सेट में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कुछ वैसे उस तरीके से होता है, तो मेरे हिसाब साथ तो ऐसे ही हुआ था। एंड LLP तुम कर लेना भाई, 5 नंबर का है, फ्री का नंबर आता है इसमें, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी तुम्हें मैंने बता दिया किस तरीके से करनी है। सो आपको चैनल भी बता दिया मैंने क्या फॉलो करना है। NCERT को तो भाई रट के जाना, मैं बता रही हूँ, NCERT इज़ द की ऑफ द सक्सेस इन द मैथ्स एग्जाम, बिकॉज NCERT से ही पेपर आता है भाई। मुझे लगा था कि मैं NCERT, मतलब मेरे को थोड़ी सी गलती लगी कि मैंने NCERT ज़्यादा फॉलो नहीं करी, बट ठीक है, NCERT आपको फॉलो करनी है, क्योंकि NCERT से ही पेपर आता है। और आई थिंक अगर आप 95+ भी स्कोर कर रहे हो तो फिर भी NCERT आपको फॉलो करनी है। बट हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने पड़ेंगे, लाइक सिलेबस का लाइक आपको NCERT से बाहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है मैं आपको पक्का कल तक ही दे दूँगी, या फिर मैं आज तक ही दे दूँगी। तो आप बस ये मेरे चैनल पर बने रहो भाई, सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको पक्का दे दूँगी, ठीक है। सब चीज़ों की जो है मैं आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अब देखो मैथ्स में तुम करो भाई मैनिफेस्ट इज़ द पावर ऑफ द की। भाई मेरी जो पिछली एक अकाउंट्स की वीडियो थी, इसमें कुछ मेरे 2.7 के व्यूज़ हैं, अभी फ़िलहाल तो इतने हैं। एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि येस दिस इज़ द वीडियो, मेरे को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज आपका सपोर्ट देने के लिए, एंड मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। एंड थैंक यू सो मच गाइज आपका प्यार देने के लिए। एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो है मैनिफेस्टेशन ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं कहूँगी जितने भी नंबर आप लाना चाहते हो मैथ्स में, लाइक इवन आप एक पासिंग मार्क्स भी लेकर आना चाहते हो ना, तो भाई जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो, ऐसा लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इतने नंबर आ चुके हैं CBSE क्लास 12th में। लाइक तुम हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, आई गॉट दिस नंबर इन CBSE एग्जाम, इन माई CBSE एग्जाम 2026 एंड थैंक यू द यूनिवर्स। मतलब इस तरीके से आप लिख के जाओ, क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन तुम जहाँ लिख देते हो ना, बहुत सारी चीज़ें काम आते हैं। तुमने बहुत अच्छे लोगों के मुँह से सुना होगा कि हाँ यार मैनिफेस्टेशन बहुत काम आते हैं, तुम्हारी आती है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक रहता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी रहता है उस चीज़ के लिए। तो मैं यही कहूँगी, जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैनिफेस्ट कर दो बस। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। भाई मेरे साथ बने रहो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाला है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।